हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म द टाइगर फैक्ट्री। दोस्तों, कहानी की शुरुआत मलेशिया से हुई। हम गाड़ी में एक लड़की को बैठा देखते हैं। उसका नाम पिंग है, जो अपने दोस्त को लगातार आवाज़ दे रही थी कि वो जल्दी आ जाए। उसकी दोस्त का नाम मे है। हम देखते हैं पिंग प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 18 साल होगी। यहाँ हमें साफ पता नहीं चल पाता है कि आखिर उसकी शादी हो गई है, और अगर नहीं हुई तो ये बच्चा किसका है। ये एक पिकअप वैन थी जो उन्हें एक पिग फार्म पर लेकर जाती, जहां वो दोनों शाम की शिफ्ट पर काम करते। जैसे कि पिग्स को नहलाना, उन्हें चारा खिलाना। वहां वो पिग्स का सेमन निकालकर स्टोर करते, जो कि ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता। शायद से फार्म का मालिक बाद में इन्हीं मार्केट में बेचता होगा। वहां से काम करने के बाद दोनों दोस्त घर पर आ गए। दोनों एक ही रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं। एक छोटा सा घर होगा। पिंग अपने रोज के पैसे एक टीन के डब्बे में जमा करती। शायद से वो किसी काम के लिए पैसे इकट्ठा कर रही थी, जिसकी वजह हमें साफ नहीं पता चल पाती। लेकिन आज उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसे बहुत ज़्यादा फीवर है। मैंने कहा तुम्हें दवा ले लेनी चाहिए, लेकिन पिंग उसकी बात को अनदेखा कर सोने चली गई। हम देखते हैं इस हालत में भी पिंग दिन में 2 शिफ्ट पर काम करती। पहला उस पिग फार्म पर, और दूसरा वो एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करती, जो कि उसकी आंट टीन के ही दोस्त का है। लेकिन यहाँ हम उसकी मजबूरी समझ नहीं पाते। आखिर उसे ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है जो उसे ऐसी गंभीर अवस्था में भी ऐसे मेहनत भरे काम करने पड़ रहे हैं। दूसरे दिन हम उसे रेस्टोरेंट के बाहर अकेला बैठा देखते हैं। तभी एक महिला उसके पास आई। ये कोई और नहीं, उसकी आंट टीन है। पिंग से इस महिला का कोई ब्लड रिलेशन नहीं, बस जान पहचान है। पिंग ने कहा, आंट आपने मुझे काफ़ी जल्दी बुला लिया। इस पर टीन का रिएक्शन थोड़ा गुस्से भरा था। उसने कहा, मेरे साथ चलो। टीन ने उसकी तबीयत के बारे में भी पूछा, लेकिन पिंग कह दिया कि सब ठीक है। वहाँ से टीन उसे एक अनजान जगह ले गई, जहाँ एक महिला नर्स मौजूद थी, और वहाँ एक डॉक्टर पहले से था। नीचे एक चादर बिछी है। कुछ देर के लिए पिंग जैसे बेहोश सी हो गई। जब उसे होश आया तो वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ डॉक्टर और उस महिला के अलावा। उसकी आंट चली गई। डॉक्टर ने कहा कि बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया, फिर भी तुम्हारी आंट तुम्हें 100 रिंगिट गिफ्ट के तौर पर दे गई। उसके बाद वो भी यहाँ से चला गया। यहाँ हमें कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी, जैसे कि टीन एक बेबी ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाती है, जिसे लोग मदाम टीन कहकर बुलाते। वो एक इलीगल सरोगेसी और प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाती है। ये रैकेट एक्चुअली टाइगर फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। मदाम टीन लड़कियों से सरोगेट मदर्स का काम करवाती। उन्हें प्रेग्नेंट करवा दिया जाता, कभी लोकल में से तो कभी अरेंज्ड क्लाइंट से। और जब बच्चा पैदा होता तो वो बच्चे को फॉरेन कपल्स या ब्लैक मार्केट बायर्स को बेच देते, और उस लड़की से बता दिया जाता कि बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया, जिससे उन्हें उस लड़की को पैसे नहीं देने पड़ते। इसमें कुछ डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व होते। पिंग जैसी लड़कियों का इस दुनिया में कोई नहीं, तो ऐसी लड़कियों को इस काम के लिए टारगेट करना इनके लिए काफ़ी इजी टास्क हो जाता। उसके बाद वो अपनी फ्रेंड मे से मिलने चली गई, जो दूसरी शिफ्ट में एक मटन शॉप पर काम करती है। क्योंकि कुछ रातों में वो घर नहीं आई, मे ने बताया कि वो आसेंग के होम टाउन गई थी, जो कि उसका प्रेमी है। पिंग को निराश देखा तो पूछ लिया कि क्या बात है। उसने बताया कि बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया और पैसे भी नहीं मिले। मैंने पूछा कि तुम्हें और कितने पैसे चाहिए। पिंग ने बताया 2000 रिंगिट और कम है। इतने पैसे तो मे के पास भी नहीं। आखिर हमें समझ नहीं आता कि उसे इतने पैसे क्यों चाहिए। दोनों वहाँ से एक मोटर गैरेज में आ गए। वहाँ वो एक पीयू नाम के शख्स से मिले। शायद से वो इस गैरेज का मालिक है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक बेटर लाइफ के सपने में फंसी होती है। उसका सपना है जापान जाने का, पर उसके पास न पैसा है, न लीगल डॉक्यूमेंट्स, न कोई सपोर्ट सिस्टम। पीयू ने उससे कहा है कि वो उसे जापान के एक गैरेज में साफ सुथरी नौकरी दिलवा देगा। पीयू इलीगल तरीके से लोगों को जापान भेजता है, जिसके बाहर ढेर सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन पिंग को भेजने के लिए उसे पैसे चाहिए, लेकिन पिंग के पास पैसे नहीं। शायद इसीलिए वो दिन रात काम कर एक एक पैसे जमा कर रही है, ताकि वो यहाँ से निकल सके और जापान जाकर अपने ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सके। पीयू ने कहा, डॉक्यूमेंट तो ठीक है, पर बिना पैसों के मैं तुम्हें नहीं भेज पाऊँगा। मैंने कहा, एक बार इसकी जापान में नौकरी लग जाए तो ये धीरे धीरे करके पैसे लौटा देगी। लेकिन वो ये कहकर वहाँ से चला गया कि ये सिस्टम इस तरह से काम नहीं करता, इसलिए दोबारा पैसे हो तभी यहाँ आना। मैंने पिंग से कहा कि
तुम अपनी आंट से पैसा क्यों नहीं मांग लेती। लेकिन यहाँ उसकी आंट को कोई खबर नहीं कि वो जापान जा रही है और ना ही वो टीन को इस बारे में बताना चाहती है। दूसरे दिन जब वो उस रेस्टोरेंट में बर्तन धो रही तो टीन वहाँ आ गई। उसने पिंग को पीने के लिए जूस दिया। यहाँ वो दिखाना चाहती थी कि वो उसकी बहुत ही ज़्यादा फिक्र करती है। यहाँ उसने कहा कि शायद तुमने उस दिन कोई दवा खा ली होगी, इसलिए बच्चा नहीं बच पाया। लेकिन पिंग ने उस दिन कोई दवा नहीं खाई थी। यहाँ टीन उसे झूठा साबित करने में लगी थी। पिंग का सारा दिन इसी तरह निकलता। एक काम से फ्री होती तो दूसरे काम पर चली जाती। सुबह से रात मानो जैसे एक चक्रव्यूह हो। हम देखते हैं उसे कैसे भी करके जल्द से जल्द पैसे जमा करने थे, इसलिए वो फार्म से पिग सेमन की कुछ बॉटल्स चुराकर एक लड़के को बेच देती, जिसके ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़े पैसे मिल जाते। घर जाते वक्त वो रास्ते में ही बेहोश होकर गिर गई। प्रेगनेंसी के बाद से उसका शरीर पूरी तरह से थक चुका था और रेस्ट करने के बजाय वो दो दो शिफ्ट पर काम करती। रात किसी तरह वो घर पहुंची। हम देखते हैं वो जिस रेंटेड अपार्टमेंट में रहती है वो भी उसकी आंट टीन का ही है। नॉक करने पर भी उसकी दोस्त ने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि टीन ने कहा कि अगर वो रात लेट से आए तो दरवाज़ा मत खोलना। वो कुछ देर सीढ़ियों पर बैठी रही। थोड़ी देर बाद उसने दरवाज़ा खोल पिंग को अंदर लिया। दूसरे दिन वो उस गैरेज मालिक पीयू से अकेले मिलने गई। वहाँ पिंग ने कहा कि वो अब और इंतज़ार नहीं कर सकती, उसे इसी साल जापान जाना है। वो यहाँ इस नर्क में और नहीं रह सकती। वो जापान जाकर दिन रात काम करके उसका पूरा हिसाब चुकता कर देगी। पीयू ने उसे समझाया कि ऐसे कामों के लिए अक्सर हम लड़के ही हायर करते हैं, इसलिए हम तुम्हें जापान भेजकर काम दिलवा रहे हैं, वही बड़ी बात है। अगर कल को तुम किसी बार या क्लब में ढकेल दी गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए जब तक पैसे नहीं मिलेंगे वो आगे बात नहीं कर सकता। पिंग ने उसके पैर पकड़ लिए, उससे रिक्वेस्ट करी, लेकिन पीयू वहाँ से चला गया। वहाँ से वो मीट मार्केट चली गई जहाँ मैं काम करती है। वहाँ उसने बताया कि मैं पीयू के पास गई थी, लेकिन वहाँ उसे कोई मदद नहीं मिली। दोनों एक शख्स के पास गई जो कि उधार पैसे देता है, लेकिन उस शख्स ने उनसे कुछ गिरवी रखने को कहा। बिना गिरवी के वो उन्हें पैसे नहीं दे सकता। दोनों के पास कोई ऐसी कीमती चीज़ नहीं जो वो गिरवी रख सके। दोनों निराश होकर वहाँ से निकल गए। यहाँ जब दोनों घर आए तो देखा पिंग का सारा सामान बिखरा पड़ा है। उसके डब्बे में पैसे नहीं, उसकी जापानीज़ मैगज़ीन यहाँ वहाँ पड़ी है, यहाँ तक कि उसका पासपोर्ट भी मिसिंग है। मैंने कहा ज़रूर यहाँ तुम्हारी आंट आई होगी और वो पासपोर्ट अपने साथ ले गई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पिंग जापान जाए। रात पिंग उदास मन से इस शहर को ध्यान से देखने लगी कि क्या कभी वो इस नर्क से निकलकर एक नई शुरुआत कर पाएगी। हर तरफ से एक ही आवाज़ सुनाई देती कि शायद नहीं। दूसरे दिन जब वो रेस्टोरेंट में काम कर रही थी तो वहाँ की बॉस उस पर काफ़ी भड़क उठी कि उसने पोर्क लाने के लिए जो पैसे दिए थे उस हिसाब से पोर्क काफ़ी कम है, तो बाकी के पैसे कहाँ गए। यहाँ पिंग ने शायद बाकी के पैसे चुरा लिए थे, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। शाम काम ख़त्म करने के बाद वो पिग फार्म चली गई। वहाँ पिग को चारा खिलाने के बाद उसने यहाँ वहाँ देखा। जब कोई नहीं दिखा तो मौका देख उसने कुछ सेमन बोतल्स फ्रिज से निकाल लिए और उसे बेचने चली गई। लेकिन वहाँ फार्म के शख्स ने उसे ले जाते हुए देख लिया और इसी दौरान वो डर कर भागने लगी और थैला हाथ से गिर गया। बाद में उस शख्स ने उसे घर छोड़ दिया और कहा कि आज से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं। पिंग ने उससे कहा कि वो उसके नुकसान के पैसे लौटा देगी, लेकिन ये बात वो उसकी आंट से न बताए। वो शख्स वहाँ से चला गया, मानो जैसे एक एक कर उसके सारे दरवाजे बंद होते जा रहे हों। दूसरे दिन वो टीन से मिली और कहा कि मैं फिर से एक और बार ट्राई करना चाहती हूँ, यानी उसे फिर से प्रेग्नेंट होना है। टीन ने कहा अभी कुछ ही दिन हुए हैं, इतनी जल्दी दोबारा से तुम्हारे सेहत के लिए ये ठीक नहीं। लेकिन लालच और पैसों में अंधी टीन मान गई कि क्या फ़र्क पड़ता है, उसे पैसे तो अच्छे खासे मिल जाएंगे। यहाँ पिंग को लगता है कि शायद इस बार बच्चा सरवाइव कर जाए, इसी के साथ उसके जापान जाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। टीन ने उसे कुछ दवाइयाँ दिलाई ताकि वो दोबारा से प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो सके, क्योंकि टीन के लिए ये पहली बार नहीं था।
पिंग जैसी और न जाने कितनी लड़कियां उसकी जाल में फंसी हुई हैं। यहाँ पिंग ने जब उससे अपना पासपोर्ट भी मांगा तो उसने कहा कि काम हो जाने के बाद उसे पासपोर्ट मिल जाएगा। टीन उसे लेकर फिर उसी जगह गई जहाँ पहले भी पिंग को लाया गया था। यहीं से टीन अपना इलीगल सरोगेसी और बेबी ट्रैफिकिंग का नेटवर्क चलाती है, जिसका नाम टाइगर फैक्ट्री है। वहाँ कांग नाम के शख्स को बुलाया गया जो यहाँ लाई गई पिंग जैसी और लड़कियों को इम्प्रेग्नेंट करने का काम करता है, जो कि मदाम टीन के इस रैकेट का एक एक्टिव हिस्सा है। उससे कहा गया कि किसी दूसरे शख्स को बुला कर ले आओ। वहाँ एक दूसरे शख्स को बुलाया गया। पिंग उसके साथ कमरे में चली गई। पिछली बार वो ये सब कर चुकी है, उसके लिए ये कोई नई बात नहीं। थोड़ी देर बाद उस शख्स ने दरवाज़ा खोला और उसे एक ड्रिंक देकर कहा कि इसे 30 मिनट बाद पी लेना। पिंग के लिए ये सब किसी बुरे सपने से कम नहीं था, पर जापान जाने की एक आखिरी कोशिश जो उसे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर कर रही है। रात वो टीन के घर गई और अपना पासपोर्ट मांगने लगी। टीन ने उसे पासपोर्ट दे दिया क्योंकि उसे पता था कि बिना पैसों के वो देश छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ पिंग ने कहा कि अब से वो उस रेस्टोरेंट में काम नहीं करेगी। टीन ने कहा कि तुमने फार्म का काम भी छोड़ दिया और अब ये भी तो मुमकिन नहीं। उसने कहा कि वो उस रेस्टोरेंट की ओनर से पिंग के लिए बात करेगी। कुछ दिनों बाद वो फिर से टाइगर फैक्ट्री गई। इस बार कांग के साथ उसे कमरे में भेजा गया क्योंकि पिछली बार की कोशिश नाकाम हो गई। हम देखते हैं इन लोगों को हर लड़की के साथ संबंध बनाने के पैसे मिलते, लेकिन इस बार भी सक्सेस नहीं मिली। इसी दौरान वो 2 से 3 बार वहाँ गई और हर बार वो कांग से ही मिलती और अब दोनों के बीच कहीं न कहीं एक अटैचमेंट बन चुका था। कांग का परिवार भी है, पत्नी और बेटा, वो भी एक बर्मीज माइग्रेंट है। आज वो उसे अपने साथ अपने घर भी ले गया। वहाँ अपनी पत्नी और अपने न्यू बॉर्न बच्चे से मिलवाया। उसके दोस्त यार भी थे। पिंग के लिए ये सब कुछ एकदम नया था। वहाँ उन्होंने एक साथ बैठ खाना भी खाया। दूसरे दिन वो अपनी आंट से मिली क्योंकि इतनी कोशिशों के बाद भी रिजल्ट ज़ीरो। टीन ने कहा ये कांग में ही कुछ समस्या होगी, इसलिए उसे किसी दूसरे शख्स के साथ जाना चाहिए। यहाँ पिंग डर के साए में थी। अगर इस बार भी बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। इस बार टीन ने एक शख्स को पिंग के घर ही बुला लिया और काम ख़त्म होने के बाद उसे पैसे भी दिए क्योंकि वो और दिन बर्बाद नहीं कर सकती, क्योंकि हर बार उसे लड़कियों को काम के लिए राज़ी करना पड़ता था। पर इस बार शिकार खुद सामने से चलकर आया है तो कैसे छोड़ दें। अब वो उस जगह रोज़ कांग से मिलने जाने लगी और उसे अपनी फीलिंग के बारे में भी बताया, लेकिन कांग ने ये कहकर उसकी बात काट दी कि उसकी पत्नी और उसका परिवार है। कुछ दिन में प्रेगनेंसी चेक करने पर रिज़ल्ट पॉजिटिव आया। उसे लेकर वो एक शख्स के पास गई जो शायद बच्चे ट्रैफिक्ड करता है और उस शख्स से डील डन कर ली। उसने बताया अगर लड़का हुआ तो 4000 रिंगिट मिलेंगे और अगर लड़की हुई तो 2500 रिंगिट। पर पिंग के मन में वही डर कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस बार रात वो कांग से मिली। उसने बताया कि एक बार उसकी फैमिली को यूएन कार्ड मिल जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। पिंग ने उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया। कांग ने यहाँ खुलासा किया कि तुम्हारी आंट टीन बेहद ही घटिया औरत है। तुम्हारा बच्चा पिछली बार मरा नहीं था बल्कि उसे बेच दिया और तुमसे झूठ कहा कि वो मर गया क्योंकि वो टीन को काफ़ी पहले से जानता है। टीन भी एक बर्मीस है। वो इस बात से काफ़ी शॉक्ड हो गई और रात ही टीन के यहाँ गई। उसे बाहर आने के लिए आवाज़ लगाई लेकिन कोई बाहर नहीं आया। दूसरे दिन वो टीन से पैसे मांगने लगी कि आखिर बच्चा जिंदा था तो उसे उसके हिस्से के पैसे चाहिए, लेकिन टीन ने कहा कि किसी ने उससे झूठ कहा है और पिंग वहीं बैठी रोने लगी कि आखिर उसे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया। अब उसे टीन से बेइंतहा नफरत होने लगी थी। दूसरे दिन जब वो पिंग से मिली तो उस शख्स का नाम पूछने लगी जिसने उसे ये बात बताई, लेकिन उसने टीन से कुछ नहीं बताया। लेकिन टीन बिना पता किए उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली क्योंकि अब वो शख्स उसके रैकेट के लिए एक बड़ा खतरा था। यहाँ उसने उस शख्स का नाम पता करने के लिए पिंग को पैसों का लालच दिया जिससे वो जापान जाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती है। पिंग ने यहाँ कांग का नाम बता दिया। टीन ने एक शख्स को हायर किया कांग को ठिकाने लगाने के लिए। ये सब कुछ पिंग के सामने ही हो रहा था। दूसरे दिन जब वो दोनों बोट में थे तो पिंग बहाना करके वॉशरूम चली गई। उसके बाद 2 शख्स कांग को अपने साथ लेकर चले गए। यहाँ हम देखते हैं पिंग को इस बात का जरा भी गिल्ट नहीं। उसने अपने सपनों के आगे कांग को सेक्रीफाइस कर दिया।
ये जानते हुए कि उसका परिवार है और वो जल्द ही ऑस्ट्रेलिया जाने वाला था। यहाँ तक कि इस घटना के बाद वो कांग के पत्नी और बच्चे से भी मिली, लेकिन उसे कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद उस शख्स ने कांग के दोस्तों को भी धमकाकर उनसे पैसे वसूले। काम ख़त्म होने पर टीन ने पिंग को पैसे दे दिए, लेकिन इसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उसने स्टोर से अबॉर्शन पिल लिया और जाकर पीयू को पैसे दे दिए। उसने शाम उसे शिपयार्ड में मिलने को कहा, जहां से उसके जापान के सफ़र की शुरुआत होगी। शाम वो एक कार में बैठी उसी शिपयार्ड की तरफ जा रही है और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो गई। मलेशिया का इकोनॉमी साउथ ईस्ट एशिया में रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और वियतनाम से लोग यहाँ आते हैं मजदूरी के लिए। कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, डोमेस्टिक वर्क, मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में ये लोग लो पेड और हाई रिस्क जॉब्स करते हैं, जहाँ एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग भी कॉमन है। बॉर्डर एरियाज़ खासकर साबाह और सरवाक में ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स एक्टिव हैं। वहाँ से लोग इलीगली एंटर करते हैं या करवाए जाते हैं, जहाँ उन्हें सेक्स वर्क, फोर्स्ड लेबर या सरोगेसी में ढकेला जाता है। वुमेन माइग्रेशन का एक अलग ही एंगल है, डोमेस्टिक वर्क, केयर इंडस्ट्री या कभी कभी सेक्स ट्रैफिकिंग तक। बहुत सी यंग लड़कियां, जैसे फिल्म द टाइगर फैक्ट्री में पिंग, अपने सपनों के चक्कर में एक्सप्लॉयटेशन के बीच फंस जाती है। मलेशिया जैसी जगह जहां माइग्रेशन का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, वहां कुछ लोग सरोगेसी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम पर एक्सप्लॉयटेशन चलाते हैं। पूरी दुनिया में सरोगेसी लीगल है, सिर्फ कंट्रोल्ड मेडिकल प्रोसेस के तहत। पर जब इसमें गरीब और वुल्नरेबल लड़कियों को झूठा सपना दिखाकर इस्तेमाल किया जाता है, तब वो ट्रैफिकिंग बन जाता है। इन रैकेट्स में लड़कियों को कहीं फैक्ट्री या फार्म में रखा जाता है, उन्हें फॉरेन जॉब या बेटर लाइफ का प्रॉमिस दिया जाता है, लेकिन असल में उन्हें एक ऐसे साइकिल में डाल दिया जाता है जहां उनके शरीर का इस्तेमाल कमोडिटी की तरह होता है। बेबीज़ पैदा करवाना, फिर उन्हें बेच देना। गरीब और अकेली लड़कियों को एजेंट्स ढूंढ कर लाते हैं, मोस्टली ऑर्फनेजेस, स्मॉल टाउन्स या रेफ्यूजी कम्युनिटीज़ से। दूसरे देश से आने के बाद उनके डॉक्यूमेंट्स छीन लिए जाते हैं और उन्हें कन्फाइंड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनके शरीर का यूज़ बच्चा पैदा करने के लिए हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लोकल डॉक्टर्स और मिडल मैन मिलकर डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करते हैं ताकि बच्चा लीगल लगे। बच्चे रिच क्लाइंट्स या फॉरेन कपल्स को इलीगल अडॉप्शन के जरिए दिए जाते हैं या ब्लैक मार्केट में, और लड़कियों को छोटी सी पेमेंट करके उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। पिंग के जापान जाने का सपना सिर्फ माइग्रेशन नहीं था, बल्कि एक एस्केप का सपना है, एक्सप्लॉइटेशन से, गरीबी से और उस सिस्टम से जहां उसका शरीर सिर्फ एक प्रोडक्ट बन गया है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।